फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम बात करने वाले हैं बिहार की जीएस को लेकर, साथ ही जो आपकी टीआरई एग्जाम जो होने वाले हैं बीपीएससी ट्री 3 का री एग्जाम और बीपीएससी ट्री 4 का एग्जाम, साथ ही आपकी सक्षमता का द्वितीय एग्जाम भी होने वाला है, उन सभी को लेकर। तो जो अभी आपके प्री में जो है प्रीवियस ईयर में जो आपके एग्जाम हुए हैं बीपीएससी के लेकर, जो कि आपके प्राथमिक टीआरई 1 और टीआरई 2 का, उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन से पूछे गए हैं, कक्षा 1 से लेकर 12 तक की प्रत्येक शिफ्ट में जितने क्वेश्चन आंसर पूछे गए उन सभी का ये संकलन है, जिसमें आपके पूरा ही हमने ले लिया है सॉल्व पेपर है, जिसमें आपके जितने भी सीटें आई हैं, जितने भी पेपर हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, उन सभी की सामान्य अध्ययन की सीरीज है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, इसका टॉपिक हमारा रहेगा आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें चैप्टर है आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय बजट। तो इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें हम देखेंगे। तो पहला ही है इसमें कि संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपको सही कथन का बताना है कि कौन सा सही है। फिर पहला है कि महामारी वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। वहीं दूसरा है कि वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया था, या फिर पिछले 2 वर्ष में राजस्व संग्रह कम हो गया है। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि जो पहला कथन है वो आपका करेक्ट है कि महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो जो आपका व्यय ब्याज भुगतान पर होता है ये कथन सही है, व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है, या व्यय कृषि पर होता है। तो जो इसका आंसर करेक्ट होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, कि व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। तो ये केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में एकदम सही कथन है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है। तो कौन सा है कथन आपका, जिसमें पहला कथन रहेगा कि निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है, या फिर महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है, या फिर टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है, या फिर कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है, किसमें, आर्थिक सर्वेक्षण में। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट रहेगा कि स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो जिसमें ये पहला है आपका कि यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, या यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है, या फिर CORS का मतलब आगे है इसमें इस स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें विचार करना है कि यह खाद्य मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, या फिर यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास करती है, या फिर CORS का मतलब क्रॉस ओरिजन रिसोर्स शेयरिंग है, या फिर यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो हो जाएगा पहला और तीसरा
सही है। एक तो तीसरा आपका सही है कि CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिनल रिसोर्स शेयरिंग है, साथ ही यह खाद्यान्न मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय योजना है। तो ये दोनों इसके पॉइंट सही हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, नेक्स्ट है आपका कि उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें जो कथन दिए गए हैं उन पर विचार करना है। यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट टेक्नोलॉजी इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। ठीक है, यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर लगभग 8% तक का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है, या फिर PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर शामिल होंगे। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें हमें गलत बताना है, गलत कौन सा है? तो जो आपका इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणी होती हैं, वैश्विक और घरेलू, और यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों तक। तो इसमें जो आपका गलत आंसर होगा तो वो ये हो जाएगा। गलत कथन कौन सा है? पहला, दूसरा। तो आंसर भी हो जाएगा दूसरा, तीसरा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। ठीक है, तो मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था, या फिर मंदी ने भारतीय खेतीहारों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूल से प्रभावित किया था, या फिर मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं शताब्दी के सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। तो इसमें से आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इसमें एक से अधिक आपके आंसर सही है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि क्लस्टर आधारित गांव के विकास की योजना का नाम है। तो क्लस्टर आधारित जो गांव की योजना, विकास की योजना का जो नाम है वो आपका है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुवन मिशन। क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुवन मिशन। ठीक है, आगे चलेंगे हम। तो आगे आपका टॉपिक चेंज हो जाता है, अब टॉपिक है कृषि उद्योग एवं व्यापार एवं आधारभूत संरचना। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो हमें बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें जिसमें सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है। एक तरफ आपका कपड़ा दिया गया है, दूसरी तरफ उत्पत्ति दी गई है। तो ये है कि लिनेन, तो लिनेन कौन से कपड़ा, कौन से किससे बनता है? तो जो आपका लिनेन है वो किससे बनता है? तो लिनेन का आंसर हो जाएगा सन, यानी कि जो आपका सन का पौधा होता है उससे लिनेन बनता है। ठीक है, जटा यानी कि जट्राफोर आपने सुना होगा, जटा जो कायर है वो किस कपड़े से बनता है? तो ये नारियल का जो पौधा होता है उससे बनता है। ठीक है, मोहायर, तो जो मोहायर है ये आपका अंगोरा बकरी की बनता है। किससे? अंगोरा बकरी से बनता है ये कपड़ा। और डाउन आपका बत्तख और गीज के पंखों से बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन टॉपिक है वो आपका मुद्रा बैंकिंग एवं कर प्रणाली केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन है में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा, ये चारों ही जो ऑप्शन है आपके करेक्ट हो जाएंगे कि सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, या फिर औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी। ठीक है, तो ये सारे ही आपके सही हैं। ठीक, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट रहेगा आपका
कि दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में जो निम्नलिखित कथन है वो आपके ये हैं कि शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होती है, या फिर दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदार के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। ठीक है, आगे है आपका कि शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है। फिर है कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्रवाई की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा कि इसका जो सही है वो सिर्फ और सिर्फ जो आपका कथन चौथा है वो सही है, बाकी सभी आपके गलत हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट रहेगा आपका जिसमें पूछा गया है कि RBI के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो कौन शामिल है आपके मुद्रा भंडार में? तो जो आपका है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां या फिर सोना या विशेष आहरण अधिकार या फिर आरक्षित किस्त स्थिति। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ेंगे हम। आगे आपका भारतीय कृषि। तो भारतीय कृषि से संबंधित क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है। तो जो आपका राजस्थान है वो सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादन करता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका आगे कि भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो वो आपका राजस्थान है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब आपका विविध से संबंधित क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो वो हमें बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, ये गलत है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था। तो जो आपका औद्योगिक नीति संकल्प है वो आपका 1956 में अपनाया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आगे रहेगा आपका कि एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। क्या चीज़ सक्षम बनाती है? तो किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को, या फिर ज्ञान में वृद्धि को, या फिर कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, या फिर आपका जो देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और सक्षमताओं में वृद्धि करने को। तो किसको बढ़ाती हैं? तो ये आपका आंसर जो होगा करेक्ट हो जाएगा कि देश के लोगों में ज्ञान कौशल स्तर और क्षमताओं की वृद्धि करने को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है। तो जो आपका अन्नपूर्णा राशन कार्ड है वो आपका वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक हों उनके लिए है। ठीक है, आगे है आपका कि सर्व शिक्षा अभियान किसके लिए है। तो जो सर्व शिक्षा अभियान है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रारंभ किया था। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रारंभ किया था। और ये जो अभियान था वो आपका 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए था। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इस टॉपिक से कि एगन्स मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व GDP में कितने प्रतिशत का अंश था। तो कितने प्रतिशत का? तो 32% का अंश था। ठीक है, तो ये सीरीज हमारी यहीं समाप्त होती है। अगली के नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे आपको विज्ञान से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें हम सभी देखेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।